नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 मार्च 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया का यूक्रेन डायलेमा। देखो, कल भी हमने यूक्रेन के ऊपर इंडिया के स्टैंड से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया था। कल जो राइटर का स्टैंड था ना, उसके अनुसार इंडिया ने सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग में एब्सटेन करके बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन आज 2 आर्टिकल्स को हम कंबाइन करेंगे, एक तो ये वाला हिंदू का आर्टिकल और एक सी राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस का, जो हर ट्यूसडे को आता है। दोनों आर्टिकल्स में इस चीज़ की वकालत की गई है कि इंडिया को रशिया का विरोध करना चाहिए यूक्रेन के ऊपर एक्शन लेने के लिए। और देखो, अगर इस इशू पर इंडिया का स्टैंड रशिया के अगेंस्ट है ना, इसका मतलब ये नहीं इंडिया रशिया के अगेंस्ट है, इसका मतलब पुतिन का जो ये निर्णय है ना, उसका इंडिया विरोध कर रहा है। खैर, डिस्कस करेंगे ये पूरा का पूरा इशू। दूसरे नंबर पे ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी से संबंधित, और तीसरे नंबर पे बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे स्टेम स्किल्स से संबंधित। स्टेम स्किल्स मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। कोट है आज का, 3 की सोसाइटल मेंबर्स हु कैन मेक ए डिफरेंस आर फादर, मदर एंड टीचर। अब्दुल कलाम साहब ने ये कहा था, सोसाइटी के 3 मेंबर्स जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं वो है फादर, मदर और टीचर। तो ये ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेश्चन है आज का, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित वेरियस जो चैलेंजेस है ना इंडिया में, उनको आपको एनालाइज करना है और ये भी बताना है, डिस्कस करना है क्या स्टेप्स सरकार के द्वारा लिए गए हैं साइबर सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और देखो, हमारा इनिशिएटिव एथिक्स थ्रू न्यूज़पेपर से, इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था, दूसरे चैनल पे है। आप इस इनिशिएटिव को जरूर फॉलो कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। एथिक्स जो है आपका अपने आप सारा कवर होता जाएगा। और देखो, एथिक्स जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, ऐसा नहीं है कि जीएस की तरह आप 15 दिन में पढ़ो और कंटेंट जो है वो नर्चर हो जाएगा। एथिक्स ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे दिमाग में जाती है ना, फिर आपके दिमाग के जो डायमेंशन है वो ओपन होते जाते हैं। आप डेली न्यूज़ को भी एथिकल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना स्टार्ट करते हो। आपकी राइटिंग स्किल्स भी अपने आप, इवन नहीं लिखोगे तो भी दिमाग उस डायरेक्शन में सोचने लगता है कि इसका प्रो क्या है, कौन क्या है, नेशनल सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस दें या फिर मोरालिटी को तवज्जो दें। तो वो सारी चीज़ें आप सीखोगे जब डेली बेसिस पे आप इस इनिशिएटिव को फॉलो करोगे। देखो, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। टीम ने ना ये सजेशन दिया कि सर आप ना करंट अफेयर की वीडियो बना लो, अलग से एक एक इशू उठाओ और 15-20 मिनट की वीडियो बना दो। मैंने कहा कि ऑलरेडी देखो, एडिटोरियल में सारे तो इशू कवर हो ही जाते हैं, कुछ बचता तो है नहीं। ऑलरेडी आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, इतने सारी वीडियोज़ आती हैं, एक इशू लेंगे और पूरा एक्सप्लेन किया होगा उसका। कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ ख़राब भी होती हैं। लेकिन ये मैंने उनको ये सजेस्ट किया, ये इनिशिएटिव सही है, इससे रियल में फ़ायदा होगा बच्चों को। करंट अफेयर की वीडियो तो ऑलरेडी कवर हो जाते हैं, करंट अफेयर की भरमार है। लेकिन ये जो इनिशिएटिव है ना, एथिक्स थ्रू न्यूज़पेपर्स, इससे बच्चों का पूरा जो सब्जेक्ट है ना वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। जिसने पढ़ भी लिया है ना, उसका डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा रिवीजन होता गया, उसका वैल्यू एडिशन होता जाएगा। तो इस इनिशिएटिव को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हाँ, अगर देखो वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा ना लगे तो मत कीजिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार वीडियो देखिएगा ज़रूर कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो मेरी इज्जत रखने के लिए आप इस इनिशिएटिव को फॉलो कर रहे हो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट देखिए। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूक्रेन के इशू को लेके इंडिया के स्टैंड से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कल हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, यूक्रेन के ऊपर जो रशिया ने इन्वेजन किया है ना, इसको लेके कंडेम करने को लेके एक रेजोल्यूशन आया था यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन इंडिया ने एब्सटेन किया, मतलब वोटिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो इनडायरेक्टली ये रशिया को ही सपोर्ट करने के समान था। बट आज के इस आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो पुतिन ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दिया ना, उस स्पीच में उन्होंने ये बोला, हम यूक्रेन का डीमिलिटराइजेशन चाहते हैं, डीनाजिफिकेशन चाहते हैं यूक्रेन का। पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन में जो रशियन बोलने वाले लोग हैं उनका जिनोसाइड हो रहा है और नाजीज की तरह बिहेव कर रही है यूक्रेन की सरकार पिछले 8 सालों में। बट राइटर इन चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं पिछले 8 सालों में यूक्रेन में डेमोक्रेसी है,
और कोई डॉक्यूमेंटेड सबूत नहीं है जिसकी सहायता से यह कहा जाए कि यूक्रेन में जिनोसाइड हो रहा है। और अभी फिलहाल यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, ये तो ज्यू हैं। इनके ग्रैंडफादर ने हिटलर की आर्मी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी। अब देखो, जो रशिया की डिमांड्स थी ना कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए, नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, वो सब डिमांड्स जेन्युइन हैं। बट हाल फिलहाल में ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा था कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने जा रहा है या फिर नाटो जो है यूक्रेन को अपना मेंबर बनाने जा रहा है। बातचीत की सहायता से यह मसला सुलझाया जा सकता था। एकदम से पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का जो निर्णय दिया, उससे तो देखो पूरा वर्ल्ड चकित रह गया। इसके पीछे अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं, पुतिन की 2005 की डिक्लेरेशन देखिए। उसमें उन्होंने कहा था सोवियत यूनियन का कोलैप्स होना ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल डिजास्टर है। मतलब पुतिन के अनुसार सोवियत यूनियन का विघटन, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए था। इवन देखो, पुतिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेनिन को भी क्रिटिसाइज करते हैं। लेनिन ने यह कहा था उस समय सोवियत यूनियन के अंदर विभिन्न जो नेशनैलिटीज हैं उनके पास ऑटोनमी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए यूएसएसआर से अलग होने की। बट इसके विपरीत पुतिन का यह मानना है ये जो 15 देश अलग हुए ना सोवियत यूनियन से, वो अलग नहीं होने चाहिए थे। उनके पास ऑटोनमी नहीं होनी चाहिए थी सोवियत यूनियन से अलग होने की। इसी सोच के चलते पुतिन को यह लगता है यूक्रेन नाम का देश होना ही नहीं चाहिए, यूक्रेन कायदे से रशिया का पार्ट होना चाहिए, यह लगता है पुतिन को। तो यूनिलैटरली यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का जो डिसीजन लिया पुतिन ने, उन्होंने ना सिर्फ यूएन चार्टर का वायलेशन किया, बल्कि इसके साथ साथ ब्रिक्स का 13वां जब समिट ऑर्गेनाइज हुआ था ना, तो उसमें न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था। उस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में भी यह डिसाइड किया गया था कोई भी देश यूनिलेटरल फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा किसी दूसरे देश के अगेंस्ट, और जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुल मीन्स की सहायता से सुलझाया जाएगा। तो ना सिर्फ यूएन चार्टर का वायलेशन है, बल्कि ब्रिक्स की न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का भी वायलेशन है जो रशिया ने अभी फिलहाल किया। बात करें इंडिया के स्टैंड की, देखो इंडिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, एक्सपर्ट्स ने बोला ये इनडायरेक्टली रशिया की सपोर्ट है। बट आपने क्या एक चीज नोटिस की, बहुत सारे ऐसे देश जो पहले देखो रशिया के साथ एम्पैथी रखते थे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जर्मनी का बहुत ज्यादा व्यापार है अच्छा खासा रशिया के साथ में। इंडिया का तो सिर्फ एक साल में $10 बिलियन का है, जर्मनी का $66 बिलियन का व्यापार है रशिया के साथ में। बहुत बार यूएस जर्मनी को बोलता था अरे आप एनर्जी के लिए रशिया के ऊपर डिपेंड क्यों हो रहे हो, आपके रिलेशन रशिया के साथ इतने अच्छे क्यों हैं। लेकिन देखो बहुत सारे देश इंक्लूडिंग जर्मनी जो पहले रशिया के साथ अच्छे रिश्ते चाहते थे, वो भी इस सिचुएशन में जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दिया, वो भी अब रशिया के खिलाफ हो गए हैं। मतलब पहले वो फैंस हीटर थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे रशिया के अगेंस्ट हो गए हैं। जर्मनी देखो, अब तो जर्मनी ने यूं कहा है कि हम बहुत ज्यादा खर्च करेंगे अपने डिफेंस पर। वो यूं भी बोल रहे हैं कि हम रशिया के ऊपर जो एनर्जी डिपेंडेंसी है उसे कम करेंगे। तो जर्मनी जैसे देशों से इंडिया को भी सीख लेनी चाहिए। देखो बेशक इंडिया को रशिया की आवश्यकता है, यह बात सच है। किससे निपटने के लिए? चाइना से निपटने के लिए। लेकिन आप रशिया और यूक्रेन का कंपैरिजन करें तो कोई कंपैरिजन नहीं निकलता। मतलब रशिया की आर्मी यूक्रेन की आर्मी से बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इंडिया और चाइना के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं है। बेशक देखो चाइना मिलिट्रीली हमसे थोड़ा पावरफुल है, हालांकि दूसरे इकोनॉमिकली भी पावरफुल है, बट फिर भी अगर इंडिया को थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाए ना, तो इंडिया के पास पोटेंशियल स्ट्रेंथ है जिसे इंडिया कैपेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे यूएस से और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज से हमें टेक्नोलॉजी मिल जाए तो हम प्रोडक्शन करने में तो माहिर हैं, एक बार हमें टेक्नोलॉजी मिल गई तो ऐसा कुछ नहीं है कि चाइना की थ्रेट से निपटने के लिए हमें रशिया की आवश्यकता है। देखो ये आज के राइटर्स का मानना है, कल अलग व्यू था, आज अलग व्यू है। एक दूसरा
ये कारण आ जाता है कि रशिया ने ट्रेडिशनली हमारी मदद की है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपके मन में आया होगा कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद कश्मीर इशू पर सोवियत यूनियन वीटो का इस्तेमाल करता था इंडिया के पक्ष में। इसके साथ साथ उस समय पीएसयूज का नेटवर्क बिछाने में भी यूएसएसआर ने इंडिया की मदद की। मतलब मॉडर्न इंडिया की डेवलपमेंट में यूएसएसआर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हिस्टोरिकली इंडिया और यूएसएसआर के अच्छे रिलेशंस रहे हैं। 1971 की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बांग्लादेश वार जिताने में। बट देखो, अब आप ध्यान से सुनिएगा, यह बात सच है, ऐतिहासिक रूप से हमारे रिलेशंस यूएसएसआर के साथ अच्छे रहे हैं। लेकिन देखो, पुतिन इज नॉट रशिया। ये जो डिसीजन है ना यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का, ये पुतिन का डिसीजन है। तो पुतिन के डिसीजन का तो आप विरोध कर सकते हो ना। पुतिन के डिसीजन का विरोध करना, इसका मतलब यह नहीं है आप रशिया के लोगों का विरोध कर रहे हो। रशिया का कल्चर बहुत डाइवर्स है, लिटरेचर बहुत डाइवर्स है। जैसे इंडिया एक महान देश है, रशिया भी अपने आप में महान देश है। लेकिन रशिया के फिलहाल इस डिसीजन का विरोध करना, यह रशिया के लोगों का विरोध करना नहीं है, यह पुतिन का विरोध करना है। पुतिन तो कितने सालों तक सत्ता में रहेंगे, लेकिन आज जैसे जर्मनी ने रशिया के डिसीजन का विरोध किया है, इतना ज्यादा व्यापार होने के बावजूद इंडिया को भी स्टैंड लेना चाहिए और रशिया का जो स्टैंड है उसका विरोध करना चाहिए यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का। तो यह पूरा आर्टिकल है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल साइबर अटैक्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के साइबर सिक्योरिटी टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जल्द ही नए साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस के साथ सामने आ सकता है, ऐसा इंडिकेशन दिया गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर के द्वारा। देखो, ये जो नया रेगुलेशन आएगा ना साइबर सिक्योरिटी से संबंधित, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होगी अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर OnlyIS मान लीजिए। OnlyIS में कोई साइबर अटैक हुआ है, वेबसाइट हैक हुई है, या फिर कोई डेटा लीक हो गया है, तो ये OnlyIS की जिम्मेदारी है रेलेवेंट अथॉरिटी को सूचित करना कि देखो हमारे ऊपर साइबर अटैक हुआ है। अब आपके मन में आया होगा, जरूरी क्यों है? मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर साइबर अटैक हुआ है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत नहीं है तो फिर वो क्यों रेलेवेंट अथॉरिटी को सूचित करे कि हमारे ऊपर साइबर अटैक हो गया है? इसका लॉजिक देखो सिंपल है। एक तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का डेटा चोरी होता है, तो जिन यूजर्स का डेटा चोरी हुआ है उनको सूचित किया जा सके कि भैया आपका डेटा लीक हो गया है, गलत इस्तेमाल हो सकता है, आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर दीजिए। दूसरा, मान लीजिए कोई सरकार की एजेंसी है ABC जो साइबर अटैक से डील करती है। अब OnlyIS उस साइबर अटैक वाली एजेंसी को सूचित करेगा ना, तो उसको भी पता लग जाएगा ना। अगर कोई नए तरह का अटैक हुआ है तो उस एजेंसी को पता लग जाएगा, वो एजेंसी काम करना स्टार्ट कर देगी। फ्यूचर में दूसरे भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट उस प्रकार का साइबर अटैक हो सकता है। ये देखो, आप इसे ना रिलेट कर सकते हो, कुछ जो वायरस होते हैं ना कम्युनिकेबल होते हैं, नया तरह का वायरस आ गया मान लीजिए, जैसे महामारी के दौरान भी था अभी कोविड-19 के। हर एक हॉस्पिटल को सूचित करना था सरकार को कि हमारे यहाँ पर एक केस आया है। सूचित इसीलिए करना था ना ताकि सरकार तैयार हो सके कि हाँ महामारी फैल रही है। उसी प्रकार से किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट अटैक होगा तो वो उसको भी सूचित करना पड़ेगा ताकि सरकार तैयार हो जाए कि हाँ इस प्रकार के अटैक्स हो रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाना जरूरी है इस प्रकार के अटैक्स के लिए। वैसे देखो, डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 ये पास तो नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन इस बिल का क्लास नंबर 25 जो है वो साफ तौर पर बोलता है डेटा फिड्यूशरीज को कोई भी पर्सनल या फिर नॉन पर्सनल डेटा का ब्रीच होता है तो उसे रिपोर्ट करना होता है 72 घंटे के अंदर अंदर। इवन अभी फिलहाल ना यूरोपियन यूनियन का डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित जो कानून है सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसमें भी प्रोविजन है कि अगर डेटा ब्रीच से संबंधित, डेटा लीक से संबंधित कोई इंसिडेंट होता है तो स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन के अंदर अंदर उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है उस डेटा फिड्यूशरी को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को जिसका डेटा लीक हुआ है। अगर देखो रेगुलेशन में ये प्रोविजन होता है ना जो अभी भारत सरकार लेके आएगी, तो ये अच्छी चीज़ है। साइबर सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, डेटा जो ब्रीच होती है वो रुकेगी और अटैक्स भी कम होंगे। साइबर क्राइम मैगजीन के अनुसार
एक साल में साइबर क्राइम की वजह से जो डैमेज होता है वो टोटल $6 ट्रिलियन का 2021 का ये डेटा है। $6 ट्रिलियन का मतलब वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जितनी वैल्यूएशन हो गई, देख लीजिए। और देखो प्राइवेट फर्म्स के अलावा जो सरकार सर्विसेज देती है ना, स्पेशली क्रिटिकल यूटिलिटीज़ जैसे हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स होते हैं। बहुत बार आप देखते हो किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक हो गई, किसी R&D करने वाली ऑर्गेनाइजेशन की साइट हैक हो गई, डेटा चोरी हो गया। अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं। 2021 में यूएसए में गैस पाइपलाइन के अगेंस्ट रैंसमवेयर अटैक हुआ था। इसकी वजह से यूएसए में पेट्रोल और डीजल जो ईस्ट कोस्ट में कंज्यूम किया जाता है ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन 45% तक कम हो गया। इसीलिए चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे ही उनके ऊपर अटैक होता है, साइबर अटैक, तुरंत रिपोर्टिंग की जाए ताकि देश का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। अब वैसे देखो एक क्वेश्चन ये भी उठता है, जब इस प्रकार की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पर साइबर अटैक होता है ना, तो वो रेगुलेटर्स को बताते क्यों नहीं? बताने में क्या दिक्कत है? दिक्कत देखो ये होती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को ना डर लगता है, हम रेगुलेटर्स को बताएंगे कि हमारा डेटा चोरी हो गया तो रेपुटेशन जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की खराब हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में उनके जो शेयर हैं वो भी गिर जाते हैं, शेयर के प्राइस गिर जाते हैं। तो इसलिए ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं ना, वो घबराती हैं, वो बताती नहीं है कि हमारा डेटा चोरी हो गया है या फिर साइबर अटैक हो गया है। अगर आप पेनल्टी का भी प्रोविजन करोगे ना कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी पे साइबर अटैक हुआ है, उसने नहीं बताया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए, तो भी ये प्राइवेट कंपनीज देखती हैं। शेयर मार्केट में नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, मतलब रेपुटेशन खराब होगी, वैल्यूएशन कम हो जाएगी, वो नुकसान ज़्यादा है बजाय के पेनल्टी वाला नुकसान। पेनल्टी तो थोड़ी बहुत लगेगी, भर देंगे। तो क्या किया जाए फिर? देखो एक चीज़ ये की जा सकती है, पीरियोडिक साइबर सिक्योरिटी ऑडिट। सबका मतलब जो प्राइवेट कंपनीज है ना, उनका समय समय पर साइबर सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए ताकि इस प्रकार के इश्यूज अगर उस ऑर्गेनाइजेशन ने फेस किए हैं ना, उसकी पहचान की जा सके। अब आपके मन में जो क्वेश्चन आया होगा, मुझे पता है, अरे ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है, इतनी सारी फर्म्स हैं, उनकी सबकी साइबर सिक्योरिटी की ऑडिट कैसे करेंगे? इतना तो हमारे देश में रेगुलेटर के पास कैपेबिलिटी नहीं है, स्टाफ भी नहीं है। हाँ, जो आपके मन में आया है ये बात बिल्कुल सच है। तो फिर एक काम ये कर सकते हैं, जैसे देखो सीए ऑडिट करता है बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं, तो उसी प्रकार से गवर्नमेंट भी थर्ड पार्टी साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर्स को इम्पैनल कर सकती है उन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करने के लिए। और देखो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट, इनके डिपार्टमेंट्स, इन सब की तो ऑडिटिंग होनी ही चाहिए। एक चीज ये भी की जा सकती है, जो प्राइवेट फर्म्स की ऑडिटिंग होना पीरियोडिक, जैसे हर 6 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद या फिर 1 साल बाद जो प्राइवेट फर्म्स की ऑडिटिंग होना, उनकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखी जा सकती है ताकि जो कमियां हैं वो भी पता लगे दूसरी फर्म्स को, वो अपनी कमियों को, साइबर सिक्योरिटी में अगर कोई कमियां हैं तो उन्हें एड्रेस कर सकें। इसके साथ साथ सरप्राइज सिक्योरिटी ऑडिट भी होना चाहिए कभी कभार, मतलब एकदम से छापा मार दिया। इसके अलावा देखो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित प्रोडक्ट्स को इवेल्युएट करने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने एक स्कीम चलाई थी, साइबर सिक्योरिटी एश्योरेंस इनिशिएटिव। इस स्कीम को ना साइबर सिक्योरिटी ऑडिट और असेसमेंट तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। सबसे लास्ट में पॉइंट ये है, आईबीएम ने ना साइबर सिक्योरिटी के लिए अलग से एक कमांड सेंटर इस्टेब्लिश किया है बेंगलुरु में। बहुत बड़ा ये साइबर सिक्योरिटी कमांड सेंटर है। तो दूसरी बड़ी बड़ी फर्म्स को भी एंकरेज किया जा सकता है कि आप भी अपनी फर्म्स के एसेट्स को बचाने के लिए साइबर अटैक से इस प्रकार के साइबर सिक्योरिटी कमांड सेंटर इस्टेब्लिश कीजिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया साइबर सिक्योरिटी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल स्टेम स्किल्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। स्टेम स्किल्स मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सब से संबंधित स्किल्स। देखो आप आज के समय में देखिए, ज़्यादातर जो जॉब्स जनरेट हो रही हैं ना, वो उनमें इन्हीं प्रकार की स्किल्स की आवश्यकता होती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। वर्ल्ड में टोटल जितने स्टूडेंट्स स्टेम ग्रेजुएट्स हैं ना, मतलब या तो साइंस में या फिर मैथमेटिक्स में या फिर टेक्नोलॉजी में या फिर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट्स हैं ना,
उसमें से 31.7% ग्रेजुएट्स तो अकेले इंडिया में हैं। तो आप यूं कह सकते हो इंडिया वन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेम जॉब मार्केट है। कंट्री देखो अभी थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न हब है। यूनिकॉर्न मतलब वो स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। धीरे धीरे इंडिया का जो स्थान है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी इंप्रूव होता जा रहा है। इसका एक रीज़न ये भी है, जैसा हमने डिस्कस किया, कि टोटल जितने वर्ल्ड में एक साल में स्टेम ग्रेजुएट्स होते हैं ना, 31.7% तो इंडिया में होते हैं। देखो एजुकेशन में हम इनोवेशन अगर लेके आते हैं ना, तो रेडिकल चेंज हम ला सकते हैं। जैसे ये इतने सारे स्टेम ग्रेजुएट्स हमारे देश में एक साल में निकलते हैं, वो बात अलग है। इश्यूज़ हैं, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था, जैसे इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। जो बच्चे निकलते हैं, पास आउट होते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट देने वाले नहीं होते, मतलब उनमें स्किल्स का अभाव होता है। तो अगर हम K-12 सेगमेंट में अगर डिसरप्शन ले आते हैं ना, मतलब रिफॉर्म्स ले आते हैं, एजुकेशन को क्वालिटी वाला बना देते हैं, तो सोच के देखिए हमारे देश में कितना पोटेंशियल है, कितना इनोवेशन ये ग्रेजुएट्स ला सकते हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं, नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार आने वाले 10 सालों में जितनी जॉब्स क्रिएट होंगी ना, 80% जॉब्स में साइंस या फिर मैथ की स्किल्स की आवश्यकता होगी। तो आखिरकार इंडिया के जो यूथ है ना, उनको इस सच से वाकिफ हो जाना चाहिए। बट दिक्कत ये है, आज भी बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो मैथ और साइंस की स्किल्स ठीक से हासिल नहीं कर पाते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो दूर दराज के गांव में कोई स्कूल है, वहाँ पे लेबोरेटरी भी होगी केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, लेकिन बहुत कम चांस है कि इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से रखे होंगे। जिन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो इक्विपमेंट्स मौजूद होंगे। इंजीनियरिंग की तो बात हमने की ही, ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए जहाँ पे इक्विपमेंट्स का अभाव देखने को मिलता है। और एक्सपेरिमेंट भी आपने किए होंगे, तो आप में से ज़्यादातर लोग इस सच से वाकिफ हो। एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं, क्लास में 4-4, 5-5 लोगों को ग्रुप बनाए जाते हैं, उसके बाद टीचर उन्हें थोड़ा सा बता देता है कि आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। अब 4-5 लोगों में से देखो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, कोई एक पर्सन तो काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, उसको पता है एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है, या फिर वो क्विक लर्नर होता है, वो सीख जाता है। 2-3 बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जो थोड़े लो कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, उनको पूछना अच्छा नहीं लगता कि हाँ कैसे होगा, बस वो जो 4-5 लोगों में से एक बच्चा परफॉर्म करता है उसको वो देखते रहते हैं। उनके मन में डाउट आता है, लेकिन वो डाउट को दबा देते हैं कि ठीक है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया, बहुत है। लेकिन देखो अगर वर्चुअल लैब्स इस्टेब्लिश होती हैं, वर्चुअल लैब्स का जिक्र तब आया था, याद कीजिए, बजट का पहला लेक्चर जब डिस्कस हुआ था। वर्चुअल लैब्स जैसे देखो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो, जैसे आपने तो देखा होगा ना, आज के समय में तो मेटा भी आ रहा है धीरे धीरे, और गेम्स भी इतनी ज़्यादा हाईफाई हो गई हैं। मेटा का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था ना, कि गेम्स ऐसे होंगी मेटा में जैसे आप गेम के अंदर जाके खेल रहे हो। तो उसी प्रकार से ये चीज़ें एजुकेशन में क्यों नहीं इंप्लीमेंट की जा सकती। एजुकेशन में बच्चा बैठेगा, यहाँ पे जैसे सोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, दोनों को अलग अलग मात्रा में मिला के देखेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा। मतलब एक्चुअल में सिमुलेशन जो होता है ना, एक्चुअल में जो होता है उसका सिमुलेशन होगा इस लैब में। तो हर एक बच्चा अपने से सीख सकेगा। Na और Cl को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, धुआं उठता है क्या, नहीं होता। मतलब जो कुछ एक्चुअल में होता है वो सब कुछ इस प्रकार के वर्चुअल लैब में भी होगा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके देखेगा। इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो नुकसान नहीं होगा, बच्चा खुद से एक्सपेरिमेंट कर करके सीख सकता है कि मैंने ये मिलाया तो ये निकला, ये मिलाया तो ये निकला। इसके साथ साथ आपको ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने मान लीजिए गेम बना दिया, इस प्रकार का ढांचा खड़ा कर दिया, तो आने वाले समय में तो और ज़्यादा वो इम्प्रोवाइज ही होगा ना। एक बार आपने खड़ा कर दिया तो जितनी भी क्लासेस हैं, जैसे 2019 का 10वीं का बैच है, उसके बाद 20 का आएगा, 21 का आएगा, 22 का आएगा, धीरे धीरे आपको उस सॉफ्टवेयर को इंप्रूव करते जाना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो अब सरकार को आना चाहिए। हमारा देश जो है वो IT हब है, टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में अभी तक उतना अच्छे से इस्तेमाल हुआ नहीं है जितना अच्छे से होना चाहिए। पोटेंशियल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। गेम गूम बने तो क्या फ़ायदा, लेकिन एजुकेशन में अगर इस्तेमाल हो तो देश को कितना आगे ले जाया जा सकता है। सो जो सुपर पावर बनने की हम एम्बिशन रखते हैं, उस एम्बिशन को फुलफिल किया जा सकता है।
और जब इस प्रकार की लैब्स इस्टेब्लिश होंगी तो क्या चाहिए, सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए बच्चों को, चाहे वो रूरल एरिया को हो, अर्बन एरिया को हो, सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और उसकी सहायता से इस प्रकार की लैब्स में बच्चे ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्टेम स्किल्स से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।